हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मृदा संसाधन की। हमारा टॉपिक था सॉइल प्रोफाइल, मृदा संसाधन। इसके अंदर हमने मृदा संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली है। इसमें हमने मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इसमें अब मृदा परिच्छेदिका। कौन सा था? सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका में हमने बात की है कि ऊपरी भाग में जो मुलायम और कठोर चट्टानों का एक समुच्चय होता है, जो लेयर्स में होता है, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। उसके अंदर हम दो तरीके के लेयर्स देखते हैं, दो संस्तर देखते हैं, जिसमें पहला हमने देखा जैविक संस्तर, और दूसरा हमने बात की खनिज संस्तरों की। दूसरा कौन सा है? खनिज संस्तर। इसमें भी हमने जो आंतरिक भाग में है मृदा की परतें हैं, उन परतों के बारे में हमने एक डायग्राम देखा था, उसको आज रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जो इसकी लेयर्स को पढ़ेंगे तो इसको डायग्राम को देखते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक लेयर देखी थी, उस लेयर को, सबसे नीचे वाली लेयर को हमने क्या नाम दिया था? यहाँ पर इसको हमने नाम दिया आर संस्तर। क्या नाम दिया इसको? आर संस्तर। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? आर संस्तर बोलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर की जो परत है, इस परत को भी हमने यहाँ पे एक नाम दिया था। इसका जो नाम है वो है यहाँ पे सी संस्तर। कौन सा है? सी संस्तर। इसके ऊपर भी हमने एक परत देखी थी, इस परत का नाम है यहाँ पे, इस संस्तर का नाम है B3 संस्तर। B3 संस्तर। B3 के ऊपर वाला जो परत है, इसके अंदर हमने देखी परत, इस परत का नाम है यहाँ पे B2 संस्तर। ठीक है। कौन सी संस्तर है? B2 संस्तर। इसके बाद में एक परत और है यहाँ पे, इस परत का नाम है यहाँ पे, इस परत का नाम B1 संस्तर। B1 संस्तर। और इसके ऊपर भी तीन परतें हैं, तीन परतें हैं। इन परतों को यहाँ पे इस क्षेत्र में, यहाँ पे इनको बोलते हैं A3, A2, A1 संस्तर। ठीक है। और इसके ऊपर एक परत है, इस परत का नाम है यहाँ पर, दो भागों में है ये, O संस्तर। कौन सी है? O संस्तर। इसको भी O1 और O2 में बांटा गया है। ठीक है। यहाँ पर ये जो परत है, ये महीन कणों वाली परत है। किसकी परत है? महीन कणों वाली। ये थोड़े मोटे कण हैं, इससे थोड़े मोटे कण हैं। लेकिन जो वनस्पतियाँ हैं, उनके जो यहाँ जड़ें हैं, वो जड़ें यहीं पे हैं। जो वनस्पतियाँ हैं उनकी जड़ें इस भाग में ही हैं, इस भाग में ही इनकी जड़ें पाई जाती हैं। जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जड़ें इस भाग में ही हैं, और संस्तर भाग में। इसको हम दो भागों में बांटते हैं ना, एक जैविक संस्तर और एक खनिज संस्तर। तो जैविक संस्तर वाली परत है ये,
कौन सी है? ये वाली, ओ वाली, ये है जैविक संस्त्र। बाकी परतों को हम ले सकते हैं, इसमें आंशिक जैविक अंश मिलता है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज संस्त्र होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। इसको हम बांट सकते हैं, जैसे ये वाली परत है, इस परत को हम कह सकते हैं मूल सेल, जो आधार सेल है मिट्टी के लिए, वो वाली। इसको बोल सकते हैं हम उपमृदा। उपमृदा क्या बोल सकते हैं? उपमृदा। और जो यहाँ से यहाँ तक की परत है, इस मिट्टी को बोलते हैं शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब हम इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। जैविक तत्वों के अंदर हम देखते हैं, इसमें दो बातें होती हैं। पहले ये भी जान लो कि एक तो होता है लीचिंग प्रोसेस, यानी कि निक्षालन की क्रिया, या अक्षालन, निक्षालन भी बोलते हैं इसको, या अपवाहन भी बोलते हैं, या इसको अपक्षालन भी बोलते हैं। तीन क्रिया, ये नाम होते हैं। निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस, क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस। ये क्या करते हैं कि जल के साथ में जो घुलनशील जैविक पदार्थ होते हैं, वो घुल करके यहाँ पर जैसे जैविक पदार्थ हैं, वो घुल करके इस लेयर में नीचे आ जाते हैं। इस लेयर में नीचे आ जाते हैं। यहाँ के उपजाऊपन वाली जो पदार्थ हैं, वो यहाँ पे नीचे आने के कारण ये परत है वो अनुपजाऊ हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। इसको हम नीचे आने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस या निक्षालन की क्रिया। क्या बोलते हैं? निक्षालन की क्रिया। अगर कोई खनिज पदार्थ है, वो अगर यहाँ से निचली संस्तर से ऊपरी संस्तर में आ रहा है, ऊपरी संस्तर में आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। जो रे कलर वाली समस्याएं होती हैं धरातल के ऊपर, जिसमें नमक जैसी परत आपको देखने को मिलती है धरातल पर, वो होती है कैपिलरी एक्शन यानी केशिका क्रिया। यानी नीचे के जो लवणीय पदार्थ हैं, वो पानी में जलवाष्प के द्वारा बाहर आकर के ऊपरी परत में अपनी एक लेयर बिछा लेते हैं, जिसके कारण वहाँ की जो परत है वो अनउपजाऊ हो जाती है। जहाँ पर रे कलर जैसी समस्याएं आती है, जैसे चूने पत्थर की जो ग्रंथिकाएँ हैं, उनको सफ़ेद रंग वाली, उसको रे कलर बोला जाता है, ठीक है। तो वह कैसे होती हैं? वो केशिकी क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन के कारण होती है। तो दो क्रिया होती हैं मिट्टी के अंदर, एक तो ऊपर से घुल करके नीचे आने वाले पदार्थ को निक्षालन की क्रिया, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक निचले संस्तर से ऊपरी संस्तर की ओर, यानी निचले संस्तर से ऊपरी संस्तर की ओर जाने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निक्षालन की क्रिया, ठीक है। निक्षालन बोलते हैं इसको, अपवाहन ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जैविक संस्त्र की। जो जैविक शास्त्र है, ये इस मृदा परिच्छेदिका जो है, सॉइल प्रोफाइल है, इसका सबसे ऊपरी भाग होता है। जैविक शास्त्र का क्या होता है? ये जैविक शास्त्र है। इस मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपरी भाग होता है जैविक शास्त्र। इसमें जीवित मृदा होते हैं। इसमें जो जीवित मृत दोनों तरह के, यानी जीवित भी जैविक पदार्थ होते हैं और मृत भी होते हैं, दोनों प्रकार के पदार्थों का यहाँ पे जमाव पाया जाता है। जो मर गए जैसे जैविक पदार्थ है, वनस्पति है, इसके फूल पत्ते हैं, छाल है, वो यहाँ पे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद में उसका वियोजन होने के बाद में वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मृत हो गए, और जीवित जो वनस्पतियाँ वो भी इसमें होती है। तो दोनों का यहाँ पे प्रभाव रहता है, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी के ओ नाम से जानते हैं, इसको ओ शास्त्र कहा जाता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग तो इस ओ शास्त्र का O1 होता है, एक O2 होता है। जहाँ पे वृक्षों की जड़ें रहती हैं वो O1 वाला शास्त्र होता है, और उसके नीचे वाला जो शास्त्र है उसको हम O2 कहते हैं, ठीक है। इस ओ शास्त्र का ऊपरी भाग तो क्या कहलाता है? O1 कहलाता है। कौन सा कहलाता है? O1 जो भाग है, इसका ऊपरी भाग है, इसके अंदर इसका जो निर्माण होता है वो मूल रूप से वनस्पतियों के जो जमाव है उन्हीं से होता है। जो वनस्पतियों के जो तत्व होते हैं उन्हीं से O1 का निर्माण होता है। इसमें नवीन से आंशिक रूप से जो वनस्पतियों का अंश होता है,
इस ओवन वाले जो क्षेत्र है इसके अंदर जो नवीन और जो आंशिक रूप से जो वनस्पति के जो अपघटित जो वनस्पतियां हैं, जो अपघटित यानी वो वियोजन हो चुकी वनस्पतियां हैं, उनको हम देख नहीं सकते, उनको केवल देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होते हैं उन्हीं के माध्यम से। उनका जो जमाव होता है वो ओवन में ही होता है। ठीक है, इसके नीचे वाली लेयर होती है वो O2 की होती है। इसके नीचे कौन सी लेयर होती है? O2 वाली। O की दो लेयर है, एक तो ऊपर वाली जो लेयर है ओवन कहलाती है, उसके नीचे O2 की लेयर होती है, जिसका निर्माण होता है वहाँ के जो पौधे हैं और जंतुएं हैं। जो ये पौधे हैं और जो जंतु यहाँ पे जो विचरण करते हैं इस धरातलीय भाग में, उनका जो परिवर्तित जो अवशेष होते हैं, उन जंतुओं और पौधों का जो परिवर्तित रूप होता है अवशेषों का, उनके मृत भागों के जो अवशेषों का जो वियोजन होता है, जो वियोजन होता है यानी अपघटित होता है, उस अपघटित को हम इतना अधिक उसका रूप परिवर्तन हो जाता है उस वियोजन वाले पदार्थों का कि उनको भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से ही पहचाना जा सकता है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के पौधों या जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? O2 संयंत्र में। ठीक है, O के दो संयंत्र हो गए जैविक संयंत्र में, एक तो ओवन हो गया और O2 हो गया। पहले ओवन में क्या हो गया? वानस्पतिक तत्व हो गए सबसे ज़्यादा, जीवित या मृत दोनों प्रकार के। और O2 के अंदर क्या हो गया? पौधे और जंतुओं के अवशेष, उनका वियोजन के कारण, उसका अधिक रूप परिवर्तन होने के कारण उनको यहाँ पे O2 में देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से, उसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। इसमें वियोजित जो पदार्थ होते हैं इस O2 वाले संयंत्र में, जो पौधे और जंतुओं का अवशेषों का जो वियोजित पदार्थ होते हैं उनको हम यहाँ पे जीवाश्म कहते हैं। वियोजित पदार्थों को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म, कभी नाम आ जाए तो नाम आपको क्या याद रखना है? जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं पौधे और जंतुओं का जो अवशेष है उनका जो वियोजन होता है, वियोजन के द्वारा रूप परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना जैविक संयंत्र की बात। उसके बाद आता है खनिज संयंत्र। खनिज संयंत्र जो है इसका जो निर्माण होता है वो अकार्बनिक और अजैविक जो खनिज होते हैं उनसे होता है, लेकिन इसमें सीमित जो जैविक अंश हैं वो भी पाए जाते हैं। इसका जो खनिज संयंत्र है उनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अजैविक जो खनिज होते हैं, उन खनिजों जिसमें जीव जंतुओं का कोई अंश नहीं होता, खनिज पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा जो संयंत्र का निर्माण होता है वो खनिज संयंत्र का निर्माण है। ठीक है, इसके अंदर जैविक अंश पाए जाते हैं लेकिन बिल्कुल कम पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में ही। ठीक है, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं इसमें A, B, C, तीन वर्गों में बांटते हैं इसको। किसमें? A, B, C। लेकिन इन A, B, C में अधिक भिन्नता के कारण, इसमें अधिक भिन्नता के कारण इसको उपभागों में बांट सकते हैं। अधिक भिन्नता के कारण इसको किस में बांटते हैं? उप विभागों में। और उप विभागों में बांटते हैं तो यहाँ पे हम A1 में बांटते हैं, A2 में बांटते हैं, A3 में, B1, B2 और B3 इनमें हम विभाजित करते हैं। ABC को हम किस में विभाजित करते हैं? यहाँ पे A1 में, A2 में, A3 में और B1, B2, B3। इसके अंदर हम इसके उप विभाग में इसको विभाजित करते हैं। यहाँ पर A1 जो है खनिज संयंत्र की सबसे ऊपरी परत होती है। A1 जो परत है वो खनिज संयंत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि O2 के ठीक नीचे होता है। जो कहाँ पर होता है? O2 के ठीक नीचे, जिसमें जैविक पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। इस परत की बात कर रहे हैं। ये जो परत है इस खनिज संयंत्र की सबसे ऊपरी परत होती है A1 वाली। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मृदा परिच्छेदिका है जिसमें खनिज संयंत्र की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? A1 संयंत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखोगे इसको, जहाँ पर जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है। यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अजैविक पदार्थ होते हैं, लेकिन O2 में कौन से पदार्थ होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं। तो दोनों का मिश्रण क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र है यहाँ पे, तो वो संक्रमण क्षेत्र कौन सा है? A1 वाला है। ठीक है, ये कहाँ पर है? O2 के ठीक नीचे है और खनिज संयंत्र का सबसे ऊपरी परत है, जो कि मिश्रित क्षेत्र में जो जैविक पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। इस परत का रंग जो होता है वो काला होता है। इस A1 वाली परत का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो ये परत A1 परत हो गई खनिज संयंत्र वाली। इसके बाद में A2 आता है।
A2 परत जो है इसमें जो खनिज पदार्थ है इसका अपक्षालन होता है, जो खनिज होते हैं उसका अपक्षालन और अपवाहन की क्रिया के द्वारा जो जमाव होता है, जो जमाव होता है वो यहीं पर होता है। इसको अपवाहन मंडल भी बोला जाता है A2 को। इस क्षेत्र में जो अपक्षालन की क्रिया होती है जिसमें खनिजों के जो अपक्षालन होकर के इस लेन में आकर के जम जाते हैं A2 वाले लेन में, ठीक है, तो इसको अपवाहन मंडल भी बोला जाता है। A2 का नाम क्या है? अपवाहन मंडल। और इसके अंदर इसका रंग देखें तो कुछ हल्का होता है, इससे कुछ हल्का होता है, हल्का रंग होता है। A1 वाले क्षेत्र से कुछ हल्का रंग लिए होता है ये अपवाहन मंडल, यानी कि A2 संस्तर, ठीक है। A3 संस्तर जो है, A3 वाला, ये A और B संस्तर का संक्रमित मंडल है। जो A3 वाला क्षेत्र है वो A लेयर और B लेयर इसका संक्रमित क्षेत्र है। ये तो A का हो गया 3 पार्ट, ये B के 3 पार्ट हैं, तो इन दोनों का संक्रमित क्षेत्र कौन सा है? ये वाला B1। इस संक्रमित क्षेत्र में यहाँ पे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिश्रित तो दोनों के हैं A3 में, लेकिन इसमें B की अपेक्षा A के लक्षण अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर A3 में B की अपेक्षा किसके अधिक लक्षण पाए जाएंगे? A की, क्योंकि A3 परत है तो इसमें लक्षण किसके ज़्यादा होंगे? A के होंगे, B के कम होंगे। लेकिन ये संक्रमित क्षेत्र है दोनों का, A और B का। फिर आता है B1 संस्तर। B1 जो संस्तर है ये भी एक मध्य संक्रमित क्षेत्र है, जिसमें हम बात करें तो इसमें A की अपेक्षा B के लक्षण अधिक हैं। इसमें तो किसके लक्षण अधिक थे? A वाली परत के। A के लक्षण सबसे ज़्यादा थे इसमें, लेकिन इस B1 में सबसे ज़्यादा लक्षण है वो किसके हैं? B परत के लक्षण हैं। ये भी संक्रमित मंडल ही है, ये दोनों संक्रमित मंडल हैं, लेकिन इसमें तो A के लक्षण ज़्यादा और इसमें B के लक्षण ज़्यादा होते हैं, ठीक है। B2 संस्तर जो है, ये B2 जो संस्तर है, इस संस्तर में जो खनिज पदार्थ है वो कैल्शियम जो कार्बोनेट या जिप्सम का जो है काफ़ी गहराई तक इसमें प्रभाव देखा जा सकता है B2 संस्तर में, ठीक है। अधिक मात्रा में विनिक्षेपण होता है यहाँ पर किसका? कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम का। आप देखते होंगे जिप्सम की एक लेयर होती है, वो लेयर यहाँ आकर के इस क्षेत्र में लेयर जम जाती है एक चिकनाहट वाले पदार्थ की, तो यहाँ का जो पानी है वो स्टेबल हो जाता है और यहाँ पे खड़ा रहता है। पानी इतना भर जाता है कि इस धरातल के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पर पानी भरने की समस्या को हम क्या कहते हैं? सेम की समस्या। वो कहाँ से मिलती है? इस B2 संस्तर में इस कैल्शियम कार्बोनेट वाले जैसे काफ़ी गहराई तक ये परत का लेयर जम जाता है, यहाँ पे बिछ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जिप्सम द्वारा इसको तोड़ा जाता है फिर, ठीक है। यहाँ पर विनिक्षेपण का मतलब होता है जमाव, यहाँ पे विनिक्षेपण हो जाता है। विनिक्षेपण का क्या मतलब होता है? जमाव की क्रिया, ठीक है। यहाँ पर साथ ही इसमें जैविक पदार्थ जो होते हैं वो भी अधिक गहराई तक पाए जाते हैं, इसमें जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम B3 संस्तर की। जो B3 संस्तर है ये संस्तर B व C का संक्रमित क्षेत्र है। इसमें C की अपेक्षा B के लक्षण अधिक पाए जाते हैं। किसके लक्षण पाए जाते हैं? B के। फिर हम बात करते हैं C संस्तर की। जो C संस्तर है इसको अधो स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधो स्तर। इसका नाम है C संस्तर का, यहाँ इसको अधो स्तर भी बोला जाता है। ये अधो स्तर जो बनता है वो इस कठोर जो चट्टान है, इस कठोर चट्टान के अपक्षयी जो पदार्थ है उनके जमाव से बनता है। किसके? ये आधार सेल जो है, ये मैन जो सेल है, संगठित जो सेल है कठोर वाली, इसका जो अपक्षय की क्रिया होती है यानी अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया है, उसके जमाव से ही इस C संस्तर का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद R संस्तर की बात करें तो R संस्तर है वो मिट्टियों के जो नीचे ये मिट्टियां हैं सब, ठीक है। यहाँ तक कि छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों वाली तो ये मिट्टी मान लो, ठीक है। यहाँ तक कि जो मिट्टियां हैं, इस क्षेत्र की मिट्टियां हैं, इसके नीचे ये संगठित रूप में कठोर आधार सेल का भाग है। इसका आधार सेल का जो मंडल है वो R संस्तर कहलाता है। यहाँ की आधार सेल वाली चट्टान है, इसका विघटन होता है, अपक्षय होता है इसका, तो अपक्षय के बाद में इसके छोटे छोटे रूपों में ये मिट्टी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे सबसे मोटे कणों वाली मिट्टी है, इसके बाद में और रूप होगा तो और महीन मिट्टी, फिर और महीन ऐसे करके सबसे महीन मिट्टी होती है वो O संस्तर की होती है, जिसमें जैविक पदार्थों का अधिक जमाव पाया जाता है,
ठीक है, यहाँ तक इसकी बातें हो गई हमारी संस्तरों की। ये तो हो गया मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका को हम एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। यह तो ऊपर वाली जैविक संस्तर हो गई, यह खनिज संस्तर हो गई। इसके अंदर हम लेयर्स में बांटते हैं, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी और आर संस्तर। ठीक है, ए को हम 3 पार्टों में बांटते हैं, बी को हम 3 पार्टों में बांटते हैं। ऐसे करके हम शीर्ष मृदा, उपमृदा और मूल सेल के रूप में चर्चाएं कर लेते हैं। ये तो हो गई सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा का जो वर्गीकरण है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसको ध्यान में रखना, आप नोट कर लेना इस चीज़ को। अब क्या पढ़ेंगे हम? मृदा का वर्गीकरण। मृदा कौन कौन सी होती है? ठीक है, मृदा का वर्गीकरण। मृदा के वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं कटिबंधीय मृदा। कौन सी बांटते हैं? एक तो कटिबंधीय मृदा। एक भाग है इसका अंतः कटिबंधीय मृदा। अंतः कटिबंधीय मृदा। एक मृदा है अपार्श्विक, अपार्श्विक मृदा या अप्रादेशिक भी बोल सकते हैं इसको, प्रादेशिक मृदा। ठीक है, यहाँ पर ये जो मृदा है, कटिबंधीय मृदा है, इस मृदा को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में। यहाँ पे एक भाग है इसका पेडोकोल का। एक भाग तो कौन सा है? पेडोकोल। पेडोकोल। एक है पेडाल्फर और एक है टुंड्रा। एक कौन सी है? टुंड्रा। 3 भागों में बांटते हैं। एक तो पेडोकोल है, एक पेडाल्फर है, एक टुंड्रा है। यहाँ पे जो पेडोकोल है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं इसको छोटे घास वाले मैदान की मृदा। कौन से बांटते हैं? छोटे घास के मैदान की मृदा, की मृदा। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं चरणोजम, चरणोजम मृदा। एक बांटते हैं स्टेप्स, स्टेपी जो प्रकार की जो मृदा है, स्टेपी जो घास होते हैं उसकी बात करें। एक है यहाँ पे भूरी मृदा, भूरी मृदा। ये कहाँ पर है? पेडोकोल प्रकार का जो इसका जो रूप है मिट्टी का, उसके अंदर हम पेडाल्फर को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो छोटे घास की मृदा, मैदान की मृदा है जिसमें चरणोजम है, स्टेप्स है और भूरी मृदा है। इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा भी है, दूसरी प्रकार है इसका। यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, पेडाल्फर है, इसको भी हम यहाँ पे 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे इसको भी कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। यहाँ पे लंबी घास वाले मैदान की मृदा, लंबी घास वाले मैदान की मृदा। इसको भी हम 3-4 प्रकारों में बांटते हैं, जिसमें हम बात करें तो पोडजोलिक और लेटोजोलिक। पहला प्रकार है पोडजोलिक, पोडजोलिक, लेटोजोलिक। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार है पोडजोलिक और लेटोजोलिक के बाद में यहाँ पर प्रेरीज, और प्रेरीज यहाँ पर मृदा है, प्रेरीज मृदा। और उसके बाद में और मृदा की बात करें तो उपोषण, उपोषण कटिबंधीय लाल व पीली मृदा, पीली मृदा। ठीक है,
एक है इसमें उष्ण कटिबंधीय लाल मृदा। कौन सी है? लाल मृदा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लंबी घास वाली। कहाँ पर? पेडालफर में लंबी घास वाली मैदान की मृदा, जिसमें पोडजोलिक, लेटोजोलिक, प्रेरीज है। उपोष्ण कटिबंधीय लाल व पीली मृदा है और उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे लाल मृदा है। ठीक है, वन प्रदेशों की मृदा भी है इसमें। ठीक है, इसमें वन प्रदेशों की मृदा है इसकी दूसरा प्रकार। वन प्रदेश जो हैं, प्रदेशों की मृदा, इसमें हम 3 भागों में बांटते हैं इसको। पोडजोल, दूसरा है पोडजोलिक और तीसरा है इसमें लेटेराइट। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात आ गई? कटिबंधीय मृदा की। कटिबंध में अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में इतने प्रकार की कटिबंध के रूप में हम मृदा को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अंतःकटिबंधीय मृदा। अंतःकटिबंधीय में 2 प्रकार की होती है, एक तो उपजाऊ मृदा होती है, एक अनउपजाऊ मृदा होती है। 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम यहाँ पे एक तो होती है उपजाऊ मृदा, एक होती है अनउपजाऊ मृदा, ठीक है, इस अनउपजाऊ में तो होती है लवणीय जो मिट्टी होती है लवणीय होती है और पीट मृदा होती है, पीट ज्वारीय मृदा। और उपजाऊ मृदा में रेडजिना होती है, और रेगुर यानी काली मिट्टी जो होती है, रेगुर जिसको बोलते हैं रेगुर मृदा, ये होती हैं उपजाऊ और अनउपजाऊ मृदा अंतःकटिबंधीय यानी कि कटिबंध के अंदर प्रदेशों में। यहाँ पे अप्रादेशिक का मतलब हो गया इसके अंदर भी कई रूपों में मृदा हो सकती है, जिसमें अप्रादेशिक रूप में जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हो। जलोढ़ अप्रादेशिक है, अस्थिर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलती रहती है, यानी कि इसकी मूल शैल है वो तो कहीं अन्यत्र है। जैसे हम हिमालय क्षेत्र की बात करें, हिमालय में इसका जन्म होता है, इसका मूल पदार्थ हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, जबकि नदियों के साथ बहा करके दूसरे स्थानों पर इसका जमाव होता है। तो ये अस्थिर मृदा है जलोढ़ मृदा। इसमें सागरीय मृदा है, सागरीय मृदा, हिमानी मृदा है, हिमानी मृदा है, पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा, और इसमें लोएस मृदा है, लोएस मृदा। ठीक है, ये अप्रादेशिक प्रकार की मृदा है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में चर्चाएं करें। ठीक है, ये मृदा का वर्गीकरण है, आप इसको ध्यान में रखोगे, इसको नोटबुक में नोट भी करोगे। यहाँ पे मृदा को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो कटिबंधीय मृदा है, एक अंतःकटिबंधीय मृदा है और एक अपार्श्विक मृदा है। कटिबंधीय में 3 प्रकार हो गए, पहला पोडकोल, दूसरा पेडालफर और तीसरा टुंड्रा। इसमें पेडोकोल में भी हम 2 प्रकार लेते हैं, इसमें छोटे घास के मैदान और दूसरा हम प्रकार लें तो मरुस्थलीय मृदा। इसके अंदर भी हम 3 प्रकार लेते हैं, छोटे घास में चरनोजम मृदा है, स्टेप्स है और भूरी मृदा है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा हो गई। पेडालफर में भी हम 2 प्रकारों में बांटते हैं, एक तो बांटते हैं यहाँ पे लंबी घास वाले मैदान की मृदा, दूसरी बांटते हैं वन क्षेत्रों की मृदा। लंबी घास में पोडजोलिक और लेटोजोलिक है, प्रेरीज है, उपोष्ण कटिबंधीय लाल व पीली मृदा है, उष्ण कटिबंधीय लाल मृदा है। और वन प्रदेशों में पोडजोल है, पोडजोलिक है, लेटराइट है। उसके बाद में हम अंतःकटिबंधीय मृदा की बात करें तो उपजाऊपन लिए हुए मृदा है एक तो, और दूसरी कौन सी है? अनउपजाऊ मृदा है। इसमें रेडजिना है, रेगुर मृदा उपजाऊ में, अनुपजाऊ में लवणीय और पीट मृदा। अपार्श्विक मृदा, अप्रादेशिक मृदा, उसमें जलोढ़ मिट्टी, सागरीय मिट्टी, हिमानी, पर्वतीय और लोएस मिट्टी। इन मिट्टियों की यहाँ पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।